डिफ़िकल्टी स्वॉलोइंग इंट्रोडक्शन। अगर एक पेशेंट कहे कि उसको निगलने स्वॉलोइंग में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसको इनमें से एक या ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं। डिस्फेजिया जब खाना स्मूथली पास नहीं होता या फिर अटक जाता है। ऑर्डिनोफेजिया जब निगलने में दर्द होता है। रिफ्लक्स और रिगर्जिटेशन जब खाना या स्टमक के जूसेस वापस गेल या मुंह तक आ जाते हैं। एस्पिरेशन जब खाना या लिक्विड एसोफेगस के बजाय ट्रेकिया में चला जाए, जो एस्पिरेशन निमोनिया कॉज कर सकता है। गैगिंग जब पेशेंट को लगे कि खाना खाने से उल्टी हो जाएगी। ग्लोबस फेरेंजस जब गेल में एक गांठ या ब्लॉकेज जैसा फील हो। सेरोस्टोमिया जब मुंह सूख रहा हो, जो डिस्फेजिया या ऑर्डिनोफेजिया का रीजन बन सकता है। इस प्रेजेंटेशन का मेन गोल ये है कि हम डिस्फेजिया के अप्रोच, पेशेंट का हिस्ट्री लेना, वर्कअप, डिफरेंट कॉजेज और जनरल मैनेजमेंट ऑप्शंस डिस्कस करें। बहुत सारे स्पेशलिस्ट्स डिस्फेजिया पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जैसे कि ईएनटी डॉक्टर्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट्स, स्पीच थेरेपिस्ट्स, डेंटिस्ट्स, जनरल फिजिशियंस और जेरियाट्रिशियंस। डिस्फेजिया स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट्स में कॉमन प्रॉब्लम है। स्वॉलोइंग मैकेनिज्म। स्वॉलोइंग प्रोसेस 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। ओरल फेज जब खाना प्रॉपरली च्यू किया जाता है और एक बोलस फॉर्म होता है। फेरेंजियल फेज जब सॉफ्ट पैलेट, लैरिंक्स और एपिग्लॉटिस मूव करते हैं ताकि फूड और एयर पैसेज अलग हो सके और खाना या लिक्विड गलती से लंग्स में ना चला जाए। एसोफेगियल फेज जब खाना एसोफेगस के थ्रू पेरिस्टालसिस की हेल्प से स्टमक तक जाता है। अगर इन तीनों फेजेस में कहीं कोई दिक्कत हो, तो डिस्फेजिया हो सकती है। फेरेंजियल फेज की दिक्कत से एस्पिरेशन होने का ज़्यादा रिस्क होता है। डिस्फेजिया का क्लासिफिकेशन। डिस्फेजिया 2 तरीके से क्लासिफाई होती है। साइट के बेसिस पर ओरोफेरेंजियल या एसोफेगियल। डिसऑर्डर के टाइप पर स्ट्रक्चरल या फिर मोटिलिटी प्रोपल्सिव डिसऑर्डर। डिस्फेजिया के पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। कंजेनिटल जन्म से होने वाली इन्फेक्शंस, ट्रॉमा, इन्फ्लैमेटरी, ऑटोइम्यून, कैंसरस, न्यूरोलॉजिकल, मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, आयाट्रोजेनिक, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से या मैकेनिकल प्रॉब्लम्स। पेशेंट हिस्ट्री और वर्कअप। अगर एक पेशेंट स्वॉलोइंग प्रॉब्लम के साथ आता है, तो ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। क्या ये सच में डिस्फेजिया है या कोई और प्रॉब्लम जैसे ऑर्डिनोफेजिया? ऑनसेट और ड्यूरेशन क्या है? क्या पेशेंट को खांसी या एयरवे ब्लॉकेज हो रही है? एस्पिरेशन का रिस्क चेक करने के लिए। क्या प्रॉब्लम कांस्टेंट है या बीच बीच में होती है? क्या दिक्कत सॉलिड फूड में ज़्यादा है या लिक्विड में? क्या पेशेंट को रिगर्जिटेशन या रिफ्लक्स हो रहा है? क्या वेट लॉस या डिहाइड्रेशन हो रही है? ये सब क्वेश्चंस पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन असेस करने के लिए ज़रूरी होते हैं। एग्जामिनेशन। ओरल और थ्रोट एग्जामिनेशन पेशेंट से सामने सॉलिड और लिक्विड फूड स्वॉलो करने को कहना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस, टेस्ट्स। बेसिक टेस्ट जो डिस्फेजिया के लिए किए जा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे ये एस्पिरेशन निमोनिया डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल होता है। नेक एक्सरे, एपी एंड लेटरल व्यू ये फेरिंग्स, लैरिंग्स और अपर एसोफेगस का आइडिया देता है। सीटी स्कैन या एमआरआई अगर नेक या एसोफेगस की पैथोलॉजी सस्पेक्ट हो। ब्लड टेस्ट्स, सीबीसी, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ये डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस चेक करने के लिए होते हैं। डिस्फेजिया के स्पेशल टेस्ट्स। फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी ये ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया चेक करने के लिए होती है। बेरियम स्वॉलो इसमें एक स्पेशल कॉन्ट्रास्ट लिक्विड दिया जाता है जो एक्सरे पे विजिबल होता है। इसे एसोफेगस का स्ट्रक्चर देखा जाता है। वीडियो फ्लोरोस्कोपी ये बेरियम स्वॉलो जैसा होता है, लेकिन इसमें एक वीडियो रिकॉर्ड होती है जो डिटेल्ड एनालिसिस के लिए बेटर होती है। एसोफेगियल एंडोस्कोपी ये एसोफेगियल डिस्फेजिया डायग्नोज करने के लिए यूजफुल होती है अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो तो।
वीडियो फ्लोरोस्कोपी ये बेरियम स्वॉलो जैसा होता है, लेकिन इसमें एक वीडियो रिकॉर्ड होती है जो डिटेल्ड एनालिसिस के लिए बेटर होती है। एसोफेगियल एंडोस्कोपी ये एसोफेगियल डिस्फेजिया डायग्नोज करने के लिए यूजफुल होती है अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो तो। एसोफेगियल मैनोमेट्री ये टेस्ट एसोफेगस के अंदर प्रेशर मेजर करता है, जो मोटिलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज करने के लिए यूजफुल होता है। डिस्फेजिया का ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉज पर डिपेंड करता है। जनरल मैनेजमेंट स्टेप्स ये है: हाइड्रेशन मेंटेन करें और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो गए हैं तो उनको करेक्ट करें। न्यूट्रिशनल सपोर्ट अगर पेशेंट नॉर्मल खा नहीं सकता तो एनजी ट्यूब से फीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। अगर एनजी ट्यूब पॉसिबल नहीं हो तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN 4 से दिया जाता है। लॉन्ग टर्म फीडिंग अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन सपोर्ट चाहिए तो जजुनोस्टोमी या गैस्ट्रोस्टोमी करनी पड़ सकती है। फूड कंसिस्टेंसी मॉडिफाई करें, ये स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स या स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है। स्वॉलोइंग टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस फैरेंजियल और एसोफेगियल डिस्फेजिया वेल पेशेंट्स के लिए यूजफुल होती है। एस्पिरेशन रिस्क कम करें, पेशेंट की पोजिशनिंग सही करें, स्वॉलोइंग असेसमेंट्स रेगुलरली करें और एयरवे प्रोटेक्शन इंश्योर करें। ओरल हाइजीन मेंटेन करें, माउथ वॉशेस का उसे करें ताकि इन्फेक्शन रिस्क कम हो। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स PPIs जैसे ओमेप्राजोल जो एसिड रिफ्लक्स और डिस्कम्फर्ट को कम करता है। एंटीबायोटिक्स अगर एस्पिरेशन निमोनिया का रिस्क हो तो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।